Hey guys, this is Komal Joshi and I welcome you all to the online classes of the Graham Institute. So students, in our previous lecture we discussed about the Biot and Savitz's law, which was to find the magnetic field due to a small current element. And in today's lecture we will discuss about the first application of Biot and Savitz's law, that is the magnetic field due to a straight current carrying conductor. तो आज हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड दिस इज द सिंपलेस्ट शेप. आगे हम सर्कुलर लूप को भी डिस्कस करेंगे बट दिस इज द सिंपलेस्ट शेप ड्यू टू विच वी विल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. सो फॉर दैट लेट अस कंसीडर अ स्ट्रेट वायर विद द एंड्स x एंड y. मान लेते कि एक स्ट्रेट वायर हमने कंसीडर किया है, ठीक है, और इस स्ट्रेट कंडक्टर वायर की वजह से इट इज कैरिंग द करंट्स पोज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. इन द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट P. सपोज किसी पॉइंट P पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. अब देखो ये एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया है मैंने, कोई इसके मिड पॉइंट पे नहीं लिया है, कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है, बिकॉज ये पॉइंट कहीं भी लाई कर सकता है, यहाँ भी लाई कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है. तो मैंने कोई एक आर्बिट्ररी पोजीशन ले ली इसकी, ठीक है. अब मान लेते हैं कि इस पॉइंट P की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम दिस वायर इज a एंड ये जो x और y एंड्स हैं इस पॉइंट P पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो एंगल भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ कंस्ट्रक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर किसी भी वायर की वजह से, किसी भी शेप की वजह से, अकॉर्डिंग टू द बायोट एंड सेविट, व्हाट वाज द फॉर्मूला? मैग्नेटिक फील्ड dB इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई IDL sin थीटा ओवर r स्क्वायर. ये फॉर्मूला हमारे पास था. सो नाउ लेट अस सी, और क्या हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी the angle subtended by x end is phi 1 और जो एंगल इस P के साथ y end subtend कर रहा है that angle is phi 2. और जो डायरेक्शन होगी एंगल्स की वो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी. आ रही है बात समझ? आफ्टर दैट ये जो फॉर्मूला हमने देखा था इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट. तो हम इस पूरे वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते पॉइंट P पे. सो वी हैव टू सपोज दैट वी आर फाइंडिंग आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट, और वो करंट कैरिंग एलिमेंट मैंने क्या मान लिया, DL. क्लियर है? और इस एलिमेंट की इस पॉइंट से, इस पॉइंट को O मान लो, यहां से मान लो कि जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, L के इक्वल है. क्लियर है? इस कंप्लीट लेंथ को क्या मान लिया हमने, L. अब इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड. सो लेट अस अस्यूम दैट दिस एंगल, ये जो करंट एलिमेंट और इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर होगा उनके बीच का जो एंगल है वो एंगल हम मान लेते हैं कितना है, थीटा. हम अपनी तरफ से इस एंगल को क्या मान लेते हैं, थीटा, क्योंकि डायरेक्शन अगर करंट की अपवर्ड है तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, अपवर्ड होगी. तो करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो और इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर उनके बीच का एंगल हमने कितना लिया है, थीटा. एंड दिस डिस्टेंस लेट अस कंसीडर एज r. अब हमें करना क्या है कि अगर हम इस पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते तो हमें क्या करना पड़ता, इसको इंटीग्रेट करना पड़ता. dB इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई. अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होती, देखो इधर, अगर आप phi 1 एंगल कंप्लीट करते हो या आप phi 2 एंगल कंप्लीट करते हो, चाहे तो आप phi 1 एंगल कंप्लीट करो चाहे आप phi 2 एंगल कंप्लीट करो. इफ यू आर कंप्लीटिंग दीज एंगल्स तो आप इस पूरे वायर को कंप्लीट कर लेते हो. phi 2 को कंप्लीट करोगे y एंड तक पहुंच जाओगे, phi 1 को कंप्लीट करोगे x एंड तक पहुंच जाओगे. सो जो लिमिट्स है हम इन एंगल के बेसिस पे भी लिमिट्स ले सकते हैं. सो एंगल्स विल बी और द लिमिट्स विल बी -phi 1 to phi 2. लिमिट्स कहां से कहां तक हो सकती है, -phi 1 to phi 2. देन IDL sin theta over r square. But
बट इन दिस इंटीग्रेशन द प्रॉब्लम वी फेस इज कि यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल r भी वेरी कर रहा है, थीटा भी वेरी कर रहा है और dl भी वेरी कर सकता है। तो हम अगर एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चाहते हैं तो वो यहाँ पे इस वक्त पॉसिबल नहीं है। So what we can do, we can find the replacement of all these terms. dl का रिप्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, sin थीटा का रिप्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं और r का रिप्लेसमेंट क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। So for that let us see in this triangle, suppose I am taking this point Q, in this triangle OP and Q. In this triangle can we say, अच्छा ये एंगल dl जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, दिस एंगल कि ये जो पॉइंट O है, जो इसका जहां से हमने डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है P और जो करंट एलिमेंट है, ये दोनों यहाँ पे जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं इसको हम क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हम कह सकते हैं कि जो थीटा प्लस अल्फा है इट इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, क्योंकि इन दिस ट्राइंगल दिस इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा का सम भी किसके इक्वल होगा, पाई बाय 2 के इक्वल होगा। सो थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस अल्फा। अगर हम दोनों तरफ साइन थीटा को देखें तो साइन थीटा इज साइन पाई बाय 2 माइनस अल्फा, यही आएगा। साइन थीटा को साइन थीटा रहने दो, बट साइन पाई बाय 2 माइनस अल्फा किसके इक्वल होगा, साइन पाई बाय 2 पे कॉस में कन्वर्ट होता है, सो कॉस अल्फा। तो एक रिजल्ट तो ये आ गया हमारे पास कि हम साइन थीटा के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं, कॉस अल्फा को रिप्लेस कर सकते हैं। इक्वेशन इसको दे दो फर्स्ट। देन कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कॉस अल्फा एज वेल, क्या हम इस कॉस अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द सेम ट्रायंगल। क्या आएगी कॉस अल्फा की वैल्यू, कॉस अल्फा एडजेसेंट साइड बाय r, सो कॉस अल्फा इज a बाय r। यहां से r किसके इक्वल आएगा, a बाय कॉस अल्फा, और cos अल्फा को हम sec में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये a sec अल्फा भी हो सकता है। क्लियर, सो r इज a बाय cos अल्फा इक्वल्स टू a sec अल्फा। इसको हम क्या दे सकते हैं, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम द सेम ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल को देखना है, कहीं कुछ चेंज करना ही नहीं है। फ्रॉम द सेम ट्रायंगल कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा एज वेल, क्या हम यहां से tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो भाई tan अल्फा क्या हो जाएगा, इसी सेम ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो tan अल्फा किसके इक्वल आएगा, l बाय a के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, l बाय a। सो l इज इक्वल्स टू a tan अल्फा। कैन वी पार्शियली डिफरेंशिएट बोथ द टर्म्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dl इज इक्वल्स टू a को एज इट इज रहने दो, tan अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर अल्फा, sec स्क्वायर अल्फा, और फिर अल्फा का क्या होगा, d अल्फा। तो ये हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो dl किसके इक्वल आ गया, a sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा। हमने सबका रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया, हमने dl का रिप्लेसमेंट देख लिया, हमने sin थीटा का रिप्लेसमेंट देख लिया और हमने r का रिप्लेसमेंट भी देख लिया। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें फिर से हमारे फॉर्मूला की तरफ प्रोसीड करना है। तो इसको दे दो इक्वेशन थर्ड। यहां देख लेते हैं, देखो क्या बनेगा इंटीग्रेशन, सबका रिप्लेसमेंट आपने देख लिया, मैं इनको सेपरेटली यहां पे लिख देती हूं जस्ट टू रिमेंबर दैट sin थीटा को हम किसके इक्वल पुट करेंगे, cos अल्फा की जगह cos अल्फा पुट करेंगे, और जो cos अल्फा या फिर जो r है उसको हम क्या पुट करेंगे, a sec अल्फा, और जो dl है उसको हम क्या पुट करेंगे, a sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा, ये हम पुट करेंगे। ओके, नाउ if we move to this formula again, so dB का जो इंटीग्रेशन है वो तो क्या आएगा, b आएगा, इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई माइनस phi 1 to phi 2। वैल्यूज पुट करो, i को भी बाहर ले आओ, dl की जगह क्या पुट करेंगे आप, a sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा, a sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा, इनटू sin थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, cos अल्फा पुट करेंगे, cos अल्फा, डिवाइडेड बाय r की जगह क्या पुट करना था, a sec अल्फा, तो a sec अल्फा की जगह अब क्या पुट होगा, a स्क्वायर
सेक स्क्वायर अल्फा, क्योंकि आर स्क्वायर है। कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है यहाँ पे? सेक स्क्वायर अल्फा से सेक स्क्वायर अल्फा कैंसिल आउट हो रहा है, और ए से क्या हो रहा है? ए कैंसिल आउट हो रहा है। अब ये जो यहाँ डिनोमिनेटर में ए है, इसको भी बाहर ले आओ तो बी किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए, और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा? माइनस फाइव 1 टू फाइव 2 कॉस अल्फा डी अल्फा। बस अब आपको सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, और इसको इंटीग्रेट करने में कोई मुश्किल काम नहीं है। b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई a, क्या बनेगा? cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin अल्फा, एंड लिमिट माइनस 5 1 टू 5 2। लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या बनेगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बनेगा? म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई a, लिमिट पुट करो। देखो जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो अपर लिमिट sin 5 2 माइनस, यहाँ पे आप पुट करोगे sin माइनस अल्फा, और sin से माइनस बाहर आता है, sin से क्या होता है? माइनस बाहर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस sin 5 1 माइनस sin 5 1, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या बनेंगे? प्लस बनेंगे, तो ये बन जाएगा sin 5 1। This is your result to find the magnetic field due to a straight current carrying conductor. So this is the standard result, mu naught I by 4 pi a sin 5 1 plus sin 5 2। क्लियर है? बहुत ही सिंपल था, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। पहले हम इसके कुछ केसेस पढ़ लेते हैं। There are 3 or 4 cases. We will discuss those cases and then we will practice questions related to the same application. तो बड़े इसके केसेस की तरफ याद रहेगा ये स्टैंडर्ड केस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a sin 5 1 plus sin 5 2। बढ़े आगे। ओके, सो व्हाट आर दोस केसेस? सपोज द केस फर्स्ट इज द वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। वायर अभी भी क्या है? इनफाइनाइट लेंथ का है, बट वी कंसीडर दैट द पॉइंट P लाइज नियर द मिडल ऑफ दिस वायर। एक इनफाइनाइट लेंथ का ही वायर है ये, लेकिन ये पॉइंट P अब हम किसी एक तरफ ना लेकर मान लेते हैं कि ये कहीं मिडल पॉइंट पे लाई कर रहा है, नियर द मिडल, क्योंकि इनफाइनाइट है तो एकदम मिडल पे शायद हमें ना पता लगे, बट हम नियर द मिडल इसको क्या कर सकते हैं? कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आया है, दिस इज केस फर्स्ट। केस फर्स्ट लिख देती हूं मैं, आपको याद रह जाएगा। व्हेन वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड पॉइंट P lies near the मिडल में कहीं लाई कर रहा है, तो उस केस में हमें अभी जो मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा दैट वाज म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई a sin 5 1 प्लस sin 5 2। ये स्टैंडर्ड केस था, बट अगर इस केस को हम लेते तो इसमें 5 1 और 5 2 क्या होंगे? ध्यान से सुनना इधर। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और अप्रोक्सीमेटली P इसके मिड में लाई कर रहा है, तो ये जो एंगल्स होंगे 5 1 एंड 5 2, 5 1 और 5 2, जो भी एंगल्स हैं ये कितने होंगे? देखो इनफाइनाइट लेंथ का वायर, मतलब अगर मैं एक पूरी वॉल को भी अगर मानूं और मैं वॉल का एक वो एंड देखूं और एक बिल्कुल बॉटम वाला एंड देखूं, तो ध्यान से सुनिए, जो पॉइंट P होता है हमेशा ध्यान रखना कि इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगी तो हमें भी पता है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं आता है। तो इस पॉइंट P को इस वायर के पास रखा जाता है। तो अगर मैं इस पूरी वॉल को अगर वायर मानूं और अगर मेरी जो पोजीशन है वो इस वॉल के बहुत पास है, तो इस वॉल के दूसरे एंड को देखने के लिए मेरी आईज को ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? ऑलमोस्ट कितना एंगल बनाना पड़ेगा? 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। सेम हैपेंस इन दिस केस कि जो 5 1 और 5 2 होते हैं ये कितने बनते हैं? पाई बाय 2, क्योंकि यहाँ से जब भी अगर भी कोई पर्सन भी देख रहा है तो यहाँ इस x एंड पे और y एंड पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? पाई बाय 2।
So phi 1 is also pi by 2 and phi 2 is also pi by 2. So phi 1 equals to phi 2 equals to pi by 2. So magnetic field B is mu naught I over 4 pi a, यहाँ हम पुट करेंगे sin pi by 2 प्लस sin pi by 2. और क्या होती है sin pi by 2 पे वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. सो B is 2 into mu naught I over 4 pi a. और अगर 2 से इसको कैंसिल करें तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, mu naught I over 2 pi a. This is the formula when point P lies in the middle. मिडल पे कहीं पे लाई कर रहा है तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस पे वो कितना बनेगा, mu naught I over 2 pi a. So this was the case first. Now let us consider the case second. You can take a screenshot and you can just write down. It is very important to make proper notes. अगर आप proper notes prepare नहीं कर रहे हो तो जब भी आप रिवाइज करते हो तो आपको बहुत डिफिकल्टी होती है. आपको फिर या तो कोई वापस से वीडियो देखना पड़ता है या फिर आपको अपनी बुक को ओपन करना पड़ता है. So it is better to make proper notes. Now case second. In this case second we will assume that the point P is lying near one end. किसी एक one end की तरफ point P lie कर रहा है, या तो यहाँ lie करे या फिर यहाँ lie करे. If point P lies near one end, किसी भी एक end की तरफ lie करे, चाहे x end की तरफ lie करे चाहे y end की तरफ lie करे. तो देखो अगर वो y end की तरफ lie करेगा, y end की तरफ lie करेगा तो phi 2 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. phi 2 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. बट जो phi 1 बनेगा, x से जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, ऑलमोस्ट पाई बाय 2. अभी मैंने बताया था रीजन, क्योंकि ये पॉइंट P क्लोज लाई करता है तो एक दूसरे एंड की तरफ जो एंगल बनेगा वो ऑलमोस्ट कितना बनता है, पाई बाय 2. सो किसी भी एक केस में, और अगर x की तरफ रखा होता तो फिर phi 1 0 हो जाता और ये जो phi 2 है ये कितना होता, पाई बाय 2. तो कोई भी एक एंगल पाई बाय 2 रहेगा और दूसरा कितना रहेगा, 0. तो यहाँ पे मैंने ये मान लिया कि phi 1 0 है और phi 2 कितना है, पाई बाय 2. चेंज भी हो सकता है, phi 1 पाई बाय 2 हो सकता है, phi 2 0 हो सकता है. इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इक्वल्स टू mu naught I by 4 pi a. तो sin phi 1 की जगह क्या पुट करेंगे, sin 0 प्लस sin phi 2 की जगह क्या पुट करेंगे, sin pi by 2. So B equals to sin 0 0, sin pi by 2 1. तो ये क्या बनेगी इक्वेशन, mu naught I over 4 pi a. This will be the result when the point P lies near any end, किसी भी एंड की तरफ, चाहे x एंड की तरफ चाहे y एंड की तरफ, किसी भी एंड की तरफ लाई करे. In that case magnetic field will be equals to mu naught I by 4 pi a. This was the second case. Now third case. बहुत ही छोटे छोटे से केसेस हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमें स्टैंडर्ड केसेस याद होते हैं या डायरेक्ट हमें ये फॉर्मूलाज याद होते हैं तो हम बहुत इजीली किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं. अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है इन केसेस को हमें अपने माइंड में रखना. सो केस थर्ड, आई एम शिफ्टिंग दिस पॉइंट ऑन दिस वायर और ऑन द एक्सिस ऑफ वायर. कोई भी मान लो अगर पॉइंट है उसको मैं इसके आसपास ना लेके बिल्कुल या तो कंडक्टर पे ले लूं या उसी के एक्सिस पे ले लूं. इफ P lies on the conductor, बिल्कुल कंडक्टर पे आ जाए ये पॉइंट P, या तो इस कंडक्टर पे आ जाए या फिर इसी के एक्सिस पे आ जाए, बिल्कुल वहीं पे लाई करे. इन दैट केस phi 1 इक्वल्स टू phi 2 कितना होगा, अभी बताओ एंगल. मैंने कहा था एंगल ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है. तो अगर पॉइंट P यहाँ लाई करे, तो जो करंट एलिमेंट होगा, इधर देख लो, ये सपोज करंट एलिमेंट है dl, यहाँ पॉइंट P लाई कर रहा है, तो करंट एलिमेंट से पोजीशन की तरफ ये पोजीशन वेक्टर होगा. पोजीशन वेक्टर की तरफ एंगल कितना बनेगा, मैंने कहा था एंगल ऑपोजिट में बनता है, तो dl से r की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो कितना बनेगा, 180 बनेगा. तो phi 1 और phi 2 दोनों ही कितने होंगे, पाई के इक्वल होंगे. कितने होंगे, पाई. तो देखिए यहां से केस क्या बनेगा, B इक्वल्स टू
म्यू नॉट ओवर 4 पाई a इंटू आई। देखो साइन फाई 1 भी पाई प्लस साइन फाई 2 भी कितना पाई, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो 0 प्लस 0 0, ये पूरी टर्म को क्या बनाएगा 0 बनाएगा। दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0, यानी कि कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके क्वेश्चंस में काम आता है। दैट व्हेन द पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द लेंथ, यानी कि जो भी वायर का एक्सिस है अगर उस पे वो पॉइंट P लाई कर रहा है या करंट एलिमेंट के बिल्कुल एक्सिस पे लाई कर रहा है, इन दैट केस उस पे किसी तरीके का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, यानी कि इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इंफ्लुएंस उस पॉइंट P पे नहीं आएगा। दिस वाज द थर्ड स्टैंडर्ड केस। नाउ लेट अस मूव टू द फोर्थ केस, फोर्थ एंड द लास्ट केस। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ केस। अब फोर्थ केस में हम क्या कंसीडर करेंगे, दैट द वायर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, यानी कि कोई एक छोटा वायर ले लिया हमने। इफ द वायर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, इफ द वायर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट लेंथ का मतलब है कि सपोज कोई L लेंथ का वायर ले लिया मैंने, इसकी टोटल लेंथ कितनी है L, एंड P lies at its perpendicular bisector, and P lies at its perpendicular bisector, यानी कि अब इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वहां पे ये पॉइंट P क्या करेगा लाई करेगा। इस केस में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो देखो यहां से बहुत ही सिंपल सा आपको खुद को भी पता चल रहा होगा कि यहां से जो एंगल्स बनेंगे दोनों एंड से फाई 1 एंड फाई 2, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो इसको मैंने क्या मान लिया फाई मान लिया, इक्वली तो होंगे क्योंकि देखो लेंथ अगर बाइसेक्टर पे है तो ये लेंथ कितनी होगी L/2 और ये भी कितनी होगी L/2, तो जब लेंथ इक्वल है तो फिर ये एंगल भी कितना रहेगा इक्वल रहेगा, फाई 1 इक्वल्स टू फाई 2 इक्वल्स टू फाई। इसको हमने डिस्टेंस क्या लिया था r और इसको क्या लिया था a। यहां से अगर साइन फाई की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, अभी दोनों को फाई ले लो, इसको भी फाई ले लो और इसको भी कितना ले लो फाई। यहां से अगर साइन फाई की वैल्यू, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई a। देखो दोनों की जगह साइन फाई पुट करेंगे तो साइन फाई प्लस साइन फाई क्या बनेगा, ये 2 म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई a साइन फाई, 2 साइन फाई बनेगा। अब आपको इस साइन फाई की वैल्यू चाहिए तो कोई भी एक ट्राइंगल ले लो। अगर मैं इस ट्राइंगल को लूं, ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में साइन फाई की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ऑपोजिट साइड बाय दिस हाइपोटेनस, और इस हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आएगी, ये किस r किसके इक्वल आएगा, रूट L/2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसके इक्वल आएगा। तो साइन फाई की जो वैल्यू है वो क्या पुट करोगे, 2 म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई a, साइन फाई की वैल्यू क्या पुट करोगे L/2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ L/2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा L स्क्वायर बाय 4 प्लस a स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। आप चाहो तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो 2 है ये बाहर आएगा और ये L/2 को क्या करेगा कैंसिल करेगा, तो ये बनेगा, और यहां से ये 2 से 4 भी कैंसिल कर दो तो ये बनेगा म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई a, और यहाँ क्या रह जाएगा L ओवर अंडर द रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। This is the case when the wire is of finite length and the point P lies on its perpendicular bisector। इसके perpendicular bisector पे point P lie करे, उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई a L ओवर रूट L स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। So this is all about the magnetic field due to a straight current carrying conductor। और अगर हमें इसके लिए
ग्राफ प्लॉट करना पड़ जाए, बी आर ग्राफ प्लॉट करना पड़ जाए, जैसे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना पोटेंशियल और करंट के लिए, वैसे मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के लिए भी ग्राफ प्लॉट होता है। तो अगर मैं एक एक्सिस पे लूं मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ लूं डिस्टेंस, तो ग्राफ कैसा बनेगा? देखो हमारे पास जो फॉर्मूला आया है उसमें म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए ऐसा कुछ आ रहा है। दैट मींस जो b है वो a के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, a डिस्टेंस था यहाँ पे, जो b है वो a के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड दिस a इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, बार बार बता रही हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा like this. So this will be the BR curve for straight current carrying conductor. स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो BR कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की? मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड रूल यूज करोगे आप। कैसे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? या तो अगर आप थंब रूल यूज कर रहे हो तो जो करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट से आपको किसकी तरफ जाना है? इस पोजीशन वेक्टर की तरफ जाना है। तो डायरेक्शन क्या होगी? देखो ये करंट एलिमेंट है, दिस करंट एलिमेंट, और पोजीशन वेक्टर r की तरफ आना है, तो क्या होगी डायरेक्शन? इनवर्ड होगी। होगी कि नहीं इनवर्ड? और अगर ये पॉइंट यहाँ लाया करता तो ये डायरेक्शन क्या हो जाती? आउटवर्ड हो जाती। पाम रूल भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो? करंट की डायरेक्शन में आपको अपना थंब रखना है, अपनी फिंगर्स को पॉइंट करना है उस पॉइंट की तरफ जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हो, जहां पे डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हो। फिर आपको अपनी पाम को देखना है कि वो किसको फेस कर रही है। इनवर्ड को फेस कर रही है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? यहाँ पे इनवर्ड हो जाएगी। और अगर यही पॉइंट यहाँ लाई कर रहा होता तो डायरेक्शन क्या हो जाती? आउटवर्ड हो जाती। डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द क्वेश्चंस, क्योंकि बिना क्वेश्चंस किए इसका कोई मीनिंग नहीं है। आपने डेरिवेशन पढ़ लिया, आपने पूरा कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, आपने एक्सप्लेनेशन देख लिया, बट स्टिल इफ यू हैवंट सॉल्व द क्वेश्चन देन दिस कॉन्सेप्ट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि हमें फेस करने होते हैं क्वेश्चंस। डेरिवेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल तो तब होती है ना जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। बच्चा लोग इन द सीरीज ऑफ दिस क्वेश्चन आपके सामने जो सबसे पहला और सबसे सिंपल टाइप का जो क्वेश्चन आता है, मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं लूंगी किसी भी क्वेश्चन में, मैं आपको सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगी, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपको पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। So the very first case, if we discuss, आपको एक स्क्वायर दे दिया जाता है और इस स्क्वायर में आपको डायरेक्शन दे दी जाती है करंट की, और आपको इसकी साइड दे दी जाती है 2a। कुछ भी साइड दे रखी हो सकती है, मैंने यहाँ पे साइड कितनी ली है? 2a। और आपको बोला जाता है कि स्क्वायर का जो सेंटर है O, पॉइंट O पे you have to find out the magnetic field due to the complete square loop. Magnetic field due to square loop. इस स्क्वायर लूप की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस पॉइंट O पे। कोई मुश्किल काम नहीं है, हमें सिर्फ करना इतना है कि हम पूरे लूप की वजह से नहीं, हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इस स्मॉल एक वायर का जो सेक्शन है, यानी कि सिर्फ एक साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे एट दिस पॉइंट O। तो यहीं से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एक तो हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए इस वायर से। सो मैग्नेटिक फील्ड मैं यहाँ लिख रही हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेक्शन AD सेक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा। तो देखो यहाँ पे आपको ये डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए। अगर ये साइड 2a है तो ये कितनी हो जाएगी? a हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी a? और अगर इसको देखें तो ये भी कितनी होगी? a होगी, और ये भी कितनी होगी? a। एंगल कितना होगा? इफ यू नो दैट दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, तो ये जो दोनों एंगल्स हैं हाफ एंगल्स बनेंगे 90 के। कितना बनेगा? ये भी 45 डिग्री और ये भी कितना बनेगा? 45 डिग्री। सबसे सिंपल केस है इन क्वेश्चंस के अंदर। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू
म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, तो साइन फाई 1 भी 45 है और साइन फाई 2 भी कितना है, साइन 45। कितना बनेगा ये, बी ए डी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए, देन साइन 45। आपके पास ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है, इसलिए मैंने इसको a रखा है। तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2 प्लस 1/√2। ये 1/√2 1/√2 कितना बनेगा, सो बी ए डी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए 1/√2 1/√2 कितना होगा, 2/√2। 2/√2 को अगर हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो ये क्या बनेगा, √2 ही बचेगा। रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा, 2√2, और यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल होकर 2 बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, √2। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इसको √2। सो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये देखो, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेक्शन की वजह से आया है, यहाँ लिख लो √2। ये सिर्फ इस वायर की वजह से आया है, बट हमें कंप्लीट लूप की वजह से निकालना है, तो बी टोटल यानी कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 into मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेक्शन ए डी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी टोटल इज इक्वल्स टू 4 म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए, 4 म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए इंटू √2। तो 4 से 4 अगर कैंसिल कर दे तो ये क्या बचेगा, √2 म्यू नॉट आई ओवर पाई ए। ये आपका आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्क्वायर लूप। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज में आपको वो करंट की वैल्यू दे देगा, आपको इस डिस्टेंस की वैल्यू दे देगा, और आप इजीली मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। सो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप चाहो तो ये स्टैंडर्ड रिलेशन याद भी रख सकते हो। अगर स्क्वायर आता है तो स्क्वायर की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना बनेगा, √2 म्यू नॉट आई ओवर पाई ए। था ना बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी तब लगता है जब आपने उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है, एक एक पॉइंट को, छोटे से छोटे पॉइंट को अपने दिमाग में रखा है। आपके लिए कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ पढ़े। ये तो बात थी स्क्वायर की। What if you have been given a triangle? तो अगर आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया जाए, सपोज अगर आपको ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इसके सेंट्रॉइड पे O पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, और ये आपको सपोज करंट की डायरेक्शन दे रखी है A, B एंड C, और आपको जो साइड है इस ट्रायंगल की वो सपोज आपको दे रखी है L। जस्ट बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये सारी साइड्स कितनी होंगी, L। क्लियर। तो यहाँ पे इस पॉइंट O पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैंने पॉइंट ले लिया D। ये लेंथ कितनी होगी, L/2, और ये भी कितनी होगी, L/2। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेके हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने इस पॉइंट O पे, तो हम तीनों सेक्शंस की वजह से एक साथ तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो BC सेक्शन है इस पूरे ट्रायंगल का, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे पॉइंट O पे। मान लेते हैं कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज A। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC सेक्शन, B to C सेक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना बनेगा बताओ, म्यू नॉट I ओवर 4 पाई A साइन। अब यहाँ पे एंगल्स φ1 φ2 क्या होंगे, तो देखो एक तो जो B एंड एंगल बनाएगा उसको मान लेते हैं, φ1 की जगह मैं θ1 ले लेती हूँ, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, θ1 एंड ये जो C एंड बना रहा है इसको मैंने कितना ले लिया, θ2। तो ये क्या बनेगा, साइन θ1 प्लस साइन θ2, यही बनेगा। म्यू नॉट I ओवर 4 पाई A। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो θ1 और θ2 दोनों एंगल्स हैं ये कितने होंगे, 60-60 के एंगल होंगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपकी इतनी मैथ्स तो स्ट्रांग होनी चाहिए एटलीस्ट। सो द एंगल विल बी sin 60 प्लस
साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 तो ये भी कितना √3/2 सो म्यू नॉट आई ओवर 4πa लिख दो वैल्यू √3/2 √3/2 तो ये कितना बनेगा 2√3/2 सो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या √3 तो वैल्यू कितनी आएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेक्शन B into BBC is म्यू नॉट I या फिर √3 को पहले ले आओ √3 म्यू नॉट I ओवर 4πa और अगर हम तीनों सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहें तो वो इसी का 3 मल्टीपल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड टोटल कितना हो जाएगा 3√3 म्यू नॉट I ओवर 4πa बट अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है इस a का क्या करेंगे ये तो a हमने कंसीडर किया है कि a डिस्टेंस है हमें इसकी वैल्यू तो नहीं पता तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं किसी भी एक ट्राइंगल को कंसीडर कर सकते हैं सपोज मैंने इस ट्राइंगल को कंसीडर किया और इस ट्राइंगल में tan θ1 यानी कि tan 60 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो इन दिस ट्राइंगल tan 60 tan थीटा किसके इक्वल होता है इफ दिस इज द 90 तो ये किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल होगा दैट मींस l/2 इनटू a तो ये वैल्यू l/2 और ये a इसके रेशियो के इक्वल होगा तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी a is equals to l/2 tan 60 और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है तो a किसके इक्वल हो जाएगा l/2 √3 ये वैल्यू आ जाएगी a की ये a की वैल्यू हम यहाँ पुट करके और हमारा फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आएगा आपके पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वैल्यू पुट करो 3√3 म्यू नॉट I ओवर 4πa की जगह पुट करो l और ये 2√3 ऊपर जाएगा तो √3 से √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा √3 into √3 कितना हो जाएगा 3 so the value will be 3 into 3 कितना हो जाएगा 9 और ये जो 2 है इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 9/2 तो वैल्यू आ जाएगी 9/2 म्यू नॉट I over pi l this will be the total magnetic field at point O just because of this complete triangle so this is how you can just make your concept perfect आपको ट्रायंगल दे दे स्क्वायर दे दे आपको फंडा क्लियर होना चाहिए कि पहले मुझे एक सिंगल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है उसके लिए जो मुझे डेटा चाहिए वो डेटा मेरा क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या डेटा बनेगा a है तो एक डिस्टेंस कितना बनेगा एंगल थीटा है तो थीटा कितना बनेगा ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर है तो आपको क्वेश्चन करने में कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं होगी क्लियर अब बारी आती है सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट यू हैव बीन गिवन दिस अरेंजमेंट आपको दो एल शेप के वायर्स दे रखे हैं एक ये वायर दे रखा है और दूसरा ये वायर दे रखा है और इनको कुछ इस तरीके से अरेंज किया है कि इनका जो ये एक्सेस है दोनों वायर्स के एंड्स का जो एक्सेस है वो सेम लाई कर रहा है एक दूसरे पे लाई कर रहा है तो ये एक्सेस सेम है दोनों का और इसी एक्सिस पे इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है जितना भी सेपरेशन है इसके आर एंड और एस एंड के बीच में जितना भी सेपरेशन है उसके मिड पॉइंट पे एक पॉइंट कोई ओ लाई कर रहा है और इस पॉइंट ओ पे आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है ड्यू टू दिस वायर एंड ड्यू टू दिस वायर आपसे नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा है देखते हैं क्या बनेगा मैग्नेटिक फील्ड इस पे सबसे पहला जो माइंड में क्लिक करता है पॉइंट को क्या क्लिक करेगा कि जो पॉइंट ओ है उसमें अगर मैं वायर के इन सेक्शंस की बात करूं एल वाला जो सेक्शन और एम वाला जो सेक्शन है इन दोनों सेक्शन की बात करूं तो इनकी वजह से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही नहीं क्यों नहीं बनेगा क्योंकि ये वायर है सपोज ये वायर है और इसके एक्सिस पे पॉइंट ओ लाई कर रहा है ये वायर है और इसके एक्सिस पे पॉइंट ओ लाई कर रहा है और हम तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर ऐसा केस बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0 होगा तो बच्चा लोग ना तो ये सेक्शन कंट्रीब्यूट करेगा और ना ही ये सेक्शन कंट्रीब्यूट करेगा तो इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा सो वी कैन राइट दैट मैग्नेटिक फील्ड at point O due to
sections L and M will be 0. रीजन क्या दोगे? Because this point lies on the axis of these sections. अब बचे ये दोनों सेक्शन, एक तो ये सेक्शन और ये सेक्शन। इन दोनों सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अब कितना बनेगा? तो मान लेते हैं कि इसको अगर मैं वायर 1 दे दूं, इसको वायर 2 दे दूं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 कितना बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड देखो, जो करंट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, डायरेक्शन भी देखेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन इस पॉइंट देखो, ये जो पॉइंट है ये एक एक्सिस पे एक एंड पे लाई कर रहा है। हमने केस पढ़ा था, when the point of observation lies near the end of the wire, किसी भी एक एंड की तरफ लाई कर रहा है, उस केस में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड था वो मैग्नेटिक फील्ड कितना बना था? म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए। ये हम कर चुके हैं, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए जब किसी एक एंड की तरफ। अब देखो मुझे पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, मुझे सिर्फ यहाँ से पता चल गया कि ये एकदम एंड पे लाई कर रहा है, तो डायरेक्टली हम क्या ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। दोनों में करंट सेम है तो करंट यहाँ पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। दोनों सेक्शन से डिस्टेंस बराबर है तो डिस्टेंस भी क्या रहेगी? ए रहेगी। ओके, जो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा B2, वो कितना बनेगा? B2 कितना बनेगा? इस वायर से भी डिस्टेंस कितना है? A ही होगा, तो म्यू नॉट I ओवर 4 पाई A। बट आप ये नहीं कह सकते कि B1 B2 दोनों सेम है तो दोनों को ऐड कर दो उतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये ऐड होगा या इसका हम डिफरेंस लेंगे, ये डिसाइड करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस वायर की वजह से भी देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस वायर की वजह से भी देखोगे। अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट आती है तो आप डिफरेंस लोगे, और अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आती है तो फिर आप उनका एडिशन लोगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं डायरेक्शन क्या होगी। इसका जो डायरेक्शन अगर हम देखें इस वायर की वजह से, तो आपको अपने हैंड जो डायरेक्शन अपना थंब है उसको किसकी डायरेक्शन में रखना है? करंट की डायरेक्शन में रखना है। और आपकी जो फिंगर्स हैं वो किसकी तरफ रहनी चाहिए? उस पॉइंट की तरफ रहनी चाहिए। इन दिस केस जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, देखो मेरी पाम आउटवर्ड डायरेक्ट कर रही है, आउटवर्ड डायरेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू दिस फर्स्ट वायर क्या होगी? आउटवर्ड। आ रही है बात समझ? इसकी वजह से भी देखे करंट की डायरेक्शन में, यहाँ फिर से देख लो, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में हमें क्या रखना होता है? थंब रखना होता है, और पॉइंट की तरफ क्या रखनी होती है? फिंगर्स। तो ये जो मेरी पाम है वो आउटवर्ड पॉइंट कर रही है। यहाँ पे अगर देखो तो करंट की डायरेक्शन में थंब है, मेरी फिंगर्स किसको पॉइंट कर रही है? उस पॉइंट की तरफ पॉइंट कर रही है, और अभी भी जो मेरी पाम है वो किसकी तरफ है? आउटवर्ड है, तुम्हारी तरफ है। तो यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या बनेगा? आउटवर्ड। तो दोनों वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आ रही है। दैट मींस जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा टोटल, और नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2। इसीलिए मैंने कहा था डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन की हेरफेर से पूरे क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I ओवर 4 पाई A। ऐड कर दो या फिर डायरेक्ट 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या बनेगा? B नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई A। डायरेक्शन किस तरफ होगी? किस तरफ होगी? अगर सपोज ये डायरेक्शन I वेक्टर, ये J वेक्टर, तो क्या ये जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब पॉजिटिव Z डायरेक्शन, पॉजिटिव Z डायरेक्शन मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? K कैप, यानी कि पॉजिटिव Z डायरेक्शन में। तो आपसे वो डायरेक्शन भी पूछ सकता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि कभी-कभी क्वेश्चंस में ये होता है कि मैग्नीट्यूड दो ऑप्शन में सेम दे देता है बट डायरेक्शन डिफरेंट दे देता है, वहीं पे पंगा खड़ा हो जाता है। सो डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है ये क्वेश्चन? आई होप बहुत आपको अच्छा लगा होगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके लेट्स गो। ओके बच्चा लोग, नेक्स्ट अरेंजमेंट इज गिवन लाइक दिस। आपको दो पैरेलल वायर्स दे रखे हैं अब, और इन दो पैरेलल वायर्स पे आपको 3 डिफरेंट पोजीशन पे पॉइंट्स दे रखे हैं P, Q एंड R।
और आपसे पूछा है कि पॉइंट P पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पॉइंट Q पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और पॉइंट R पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। और आपको इन दोनों वायर्स के बीच की जो स्पेसिंग दे रखी है वो कितनी दे रखी है, x। तो अगर x है तो ये Q अगर इसके मिड पे लाई कर रहा है, ये पूरा अरेंजमेंट आपको दे रखा है, तो ये x/2 होगा, x/2। और P और R की जो पोजीशन दे रखी है वो भी आपको x/2 के इक्वल ही दे रखी है इन वायर्स से। क्लियर है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए जो पॉइंट्स हैं, आपको ये वायर्स जो है ये कुछ फाइनाइट लेंथ के दे रखे हैं और ये पॉइंट P इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पे लाई कर रहे हैं। तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, μ0I/2πr। 2πr 2πa कुछ भी हो सकता है, a ले लो, आपने a किया है फॉर्मूला में तो 2πa। अब उस स्टैंडर्ड फॉर्मूला को यूज करके हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखो इस पॉइंट P के लिए अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड ये फर्स्ट वायर भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ये सेकंड वायर भी बनाएगा, लेकिन नेट मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस आएगा कि एडिशन आएगा वो डिसाइड करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखते हैं, अगर मैं थंब को करंट की डायरेक्शन में रखूं और अपनी फिंगर्स को पॉइंट करूं P की तरफ, तो इस केस में फर्स्ट वायर के केस में मेरी जो पाम है वो आउटवर्ड शो कर रही है। दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड। दैट मीन्स ड्यू टू मैं लिख देती हूं मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू फर्स्ट वायर डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। सॉरी, डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड है तो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इनवर्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। अब अगर मैं वायर सेकंड की वजह से देखूं तो देखो सेकंड वायर में करंट की डायरेक्शन ये है और मुझे अपनी फिंगर्स को किसकी तरफ पॉइंट करना है, P की तरफ पॉइंट करना है। तो जो मेरा पाम है वो अब इनवर्ड पॉइंट कर रहा है, तो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होगी, इनवर्ड। दैट मींस ड्यू टू सेकंड वायर डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। दैट मींस दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड्स की, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। अब उस पे भी बात आती है कि B1 माइनस B2 होगा या B2 माइनस B1 होगा, वो डिसाइड करेगी डिस्टेंस। अगर B2 से डिस्टेंस ज्यादा है तो B2 की वैल्यू कम होगी, B1 से डिस्टेंस कम है तो B1 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एट P वो क्या बनेगा, B1 माइनस B2। ठीक है, तो आप फॉर्मूला कैसे बना सकते हो, μ0/2π। इसको तो क्या ले लो, कॉमन ले लो, I को भी कॉमन ले लो, मैग्नीट्यूड सेम है करंट का। डिफरेंस सिर्फ किस में आएगा, डिस्टेंस में आएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस B1 से जो आप ले रहे हो, B1 से यानी कि जो फर्स्ट वायर से है वो डिस्टेंस आएगी यहाँ पे कितने भी, मैं यहाँ इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ R1 से, ठीक है, माइनस यहाँ इस सेकंड वायर से जो P की डिस्टेंस है वो तो x + x/2 हो जाएगी, तो उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया R2 से। वो वैल्यूज क्या आएंगी वो आप खुद यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है ये चीज, ओके। यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम वायर फर्स्ट एंड डिस्टेंस फ्रॉम वायर टू। इसी तरीके से आपको Q और R पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने को बोल दे तो अब मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। Q पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वायर, तो फर्स्ट वायर में देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, और मेरा फिंगर्स जो है वो अगर मैं Q की तरफ पॉइंट करूं तो मेरी पाम क्या कर रही है, इनवर्ड पॉइंट कर रही है, मतलब डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी ड्यू टू फर्स्ट वायर। एंड ड्यू टू द सेकंड वायर डायरेक्शन क्या है करंट की, डाउनवर्ड। पॉइंट मैं करूं Q की तरफ, अभी भी मेरी पाम किस तरफ है, इनवर्ड है, मतलब दोनों ही केसेस में, फर्स्ट वायर की वजह से भी सेकंड वायर की वजह से भी, दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है। दैट मींस यहाँ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा BQ वो सिंपल क्या बनेगा, B1 + B2 बनेगा। सेम है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। देन पॉइंट R पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो फिर से डायरेक्शन ही देखनी है, इसमें तो कुछ करना ही है, सिर्फ डायरेक्शन देखनी है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैं वायर फर्स्ट की वजह से देखूं और राइट हैंड यूज करूं तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड,
पॉइंट किया हुआ मैंने आर की तरफ, तो पाम किस तरफ पॉइंट कर रही है, इनवर्ड पॉइंट कर रही है, तो डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। बट ड्यू टू दिस सेकंड वायर देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। आर की तरफ अगर पॉइंट मैं करूं तो अभी मेरा हैंड इतना टर्न होगा नहीं इतने एंगल पे, बट स्टिल अगर हम फाइंड आउट करें, इधर देख लो, अगर इस तरीके से फाइंड आउट करें तो डायरेक्शन क्या आएगी, आउटवर्ड आएगी। दैट मींस ऑपोजिट डायरेक्शन तो डिफरेंस आएगा, बट डिफरेंस भी क्या आएगा, अब देखो वायर सेकंड से इसकी डिस्टेंस कम है, वायर फर्स्ट से इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, तो अब जो वैल्यू आएगी वो आएगी v2 माइनस v1। क्लियर है? तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं ये जब आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते हैं, कुछ डिफिकल्टी आपको फेस नहीं करनी पड़ती। अब आप चाहे कोई सा भी एग्जांपल सॉल्व करो रिलेटेड टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, so I hope you enjoyed today's lecture and the concept of the magnetic field due to a straight current carrying conductor is perfectly learned by you। तो इसी तरीके से पढ़ते रहो अच्छे से, बहुत मेहनत करनी है, बहुत आगे बढ़ना है। All the very best for your future।